मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। क्लास 7 की हिंदी में हमने अपने पिछले सेशन में व्याकरण का जो यहाँ पर पार्ट शुरू किया था, संज्ञा, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। संज्ञा को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके सभी भेदों को जाना और हमने यहाँ पर आप लोगों को होमवर्क में दिया था कि आप भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना सीखेंगे। बनाना आपको यहाँ पर बता दिया था, तो आपने होमवर्क में किया होगा काम, जरूर अपना होमवर्क कंप्लीट आपने किया होगा। आज के सेशन में हम आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका का पहला चैप्टर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आपका पहला जो चैप्टर है वो एक कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये आपकी कविता है, शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता को हम पढ़ेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे और इसको हम ध्यान पूर्वक याद भी करेंगे। तो कविता जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा आपको बहुत अच्छा संदेश देने वाली है। तो आज से आपका वसंत पाठ्य पुस्तिका का जो भाग 2 है उसका पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी बिल्कुल रेडी हो जाइए अपनी कॉपी पेन पेंसिल के साथ, अपनी नोटबुक के साथ, अपनी बुक के साथ। जो भी कठिन शब्द यहाँ पर हम भावार्थ पढ़ते वक्त, वैसे तो हम भावार्थ भी लिखेंगे अपनी कॉपी में, लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई कठिन शब्द है और मैं उसका जब यहाँ से आपको अर्थ बताऊंगी तो आप उसको नोट डाउन भी साथ के साथ कर सकते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका पहला यहाँ पर चैप्टर है, पहला पाठ है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो शिव मंगल सिंह सुमन जी ने यहाँ पर पक्षियों के माध्यम से, जैसे कि आप पाठ का नाम ही जान रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त गगन अर्थात खुला आसमान, ठीक है। उन्मुक्त गगन अर्थात खुला आसमान। तो पक्षियों के माध्यम से जो स्वतंत्रता का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की है उन्होंने। और उन्होंने हमें स्वतंत्रता के महत्व को समझाने का प्रयास किया है, यानी कि जिस प्रकार पक्षियों के लिए उनकी स्वतंत्रता, क्योंकि पक्षियों का जो मेन एम है, जीवन का उद्देश्य, वो है खुले गगन में दूर तक ऊंची उड़ान भरना, दूर तक उड़ना, ठीक है। तो उनसे ज्यादा इस स्वतंत्रता के महत्व को और कौन समझ सकता है। जब उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उनसे ज्यादा इस स्वतंत्रता के महत्व को कौन जान सकता है। तो यहाँ पर शिवमंगल सुमन जी ने इन पक्षियों के माध्यम से ही हमारे जीवन में कि स्वतंत्रता क्या होती है ये समझाने का प्रयास किया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पक्षी, यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे, यानी कि पिंजरे में बंद होकर हम जी नहीं पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, साथ ही साथ भावार्थ पढ़ेंगे। और जैसे कि मैं हर बार आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी आप क्लास में बैठे तो अपने माइक प्रॉपर चेक करके बैठे, क्योंकि यहाँ पर भी आप कविता को पढ़ेंगे और फिर हम भावार्थ को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। शुरू करते हैं पहली पंक्ति से। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर प्रकृति का भी किया है, कितने सुंदर तरीके से सूर्य जो है उदित हो रहा है, उदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है और सभी पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर आकाश की तरफ उड़ान भरने को तैयार हैं। तो क्या कहते हैं पक्षी, देखिए, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी पंक्ति यहाँ पर कवि द्वारा लिखी गई है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इस कविता में क्या कहने की कोशिश की गई है, पहले तो अर्थ समझ लीजिए कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले
पंछी हैं। कवि यहाँ पर पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर गाना नहीं गा पाएंगे। गाना गाने का अर्थ है खुश होना। पक्षी कब बहुत ज्यादा कोलाहल करते हैं, कब जब बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, खुश होते हैं, जब उनके अंदर खुशी होती है, जब वो खुश होते हैं तब वो बहुत ज्यादा चहचहाते हैं। तो वो कहते हैं कि पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर। तो पिंजरा आपने देखा है ना किस तरह का होता है, जो पिंजरा होता है वो किस तरह का होता है, आप सभी ने देखा है। तो पिंजरे की जो तीलियां हैं, जब उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उसकी जो तीलियां हैं, पक्षी कहते हैं कि उन तीलियों से टकराकर, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर खुश नहीं है तो वो फड़फड़ाते हैं, वहां पर वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो प्रयास करते हैं बाहर निकलने का, लेकिन उसकी जो गोल्डन कलर की सोने की बनी जो तीलियां होती हैं उनसे टकराकर वो कहते हैं कि हमारे पंख जो है टूट जाएंगे। पुलकित पंख, अब ये पुलकित शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो पुलकित का अर्थ है उत्साह से भरे हुए जो उनके पंख हैं। इस तरह का पिंजरा होता है, देखिए इस तरह से पिंजरा होता है, इस तरह से उसमें क्या लगे रहते हैं, तीलियां लगी रहती है और इसके अंदर पक्षी बंद होते हैं और वो पक्षी क्या करते हैं, बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। पक्षी बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो उन तीलियों से टकराते हैं, बार बार टकराने लगते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते। तो इस प्रकार हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित यानी कि जोश से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए, एक्साइटमेंट से भरे हुए, खुशी से कि हमें बाहर निकलना है, इससे भरे हुए जो हमारे पंख हैं वो इस पिंजरे से टकराकर कहीं न कहीं टूट जाते हैं। तो यहाँ पर शिव मंगल सुमन जी ने इन पंछियों के माध्यम से, इन प्यारे प्यारे छोटे छोटे पक्षियों के माध्यम से हमें स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। इस कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहता है कि हम आकाश में उड़ने वाले स्वतंत्र पक्षी हैं, तो हम पिंजरे में बंद होकर अपना गाना नहीं गा पाएंगे। अब देखिए कनक तीलियों, तो उन्होंने कहा कि भले ही वो पिंजरा सोने का क्यों ना हो, भले ही वो पिंजरा सोने का क्यों ना हो, तब भी हम उसके अंदर खुश नहीं हैं। अगर देखिए, अगर आप लोगों से कहा जाए कि आपको 10 दिन के लिए कमरे में बंद रहना है, बिल्कुल जैसे अभी इससे पहले बहुत ऐसी स्थिति हमारे पास आ गई थी, तो हमें काफी समय के लिए अंदर बंद रहना पड़ा, तो क्या सब खुश थे? कितने दिन कोई अंदर रहकर खुश रह पाएगा? बाहर निकलना ही पड़ता है, किसी न किसी काम के लिए निकलना पड़ता है, या फिर अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए निकलना पड़ता है। तो जो चिड़िया है, जब ये चीज तब बताई गई है कि जब हमारा जो देश था वो क्या था, ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो उस समय अंग्रेजों का हमारे देश पर शासन हुआ करता था। तो एक तरह से हम क्या थे, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, अपने ही देश में थे लेकिन अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते थे, हम स्वतंत्र नहीं थे किसी भी बात के लिए, हम किसी भी चीज के लिए स्वतंत्र नहीं थे। तो वही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई कि उस दौरान भले ही हमें अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हारे देश में व्यापार करेंगे, तुम्हारे देश को बहुत विकसित करेंगे, विकास करेंगे, तुम्हारे देश का बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए करेंगे, लेकिन फिर भी क्या था कि जो एक स्वतंत्रता होती है कि अपने मन से कोई डिसीजन लेने की, वो हमारे पास नहीं थी। अर्थात सुविधाएं थी लेकिन हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते थे। तो वही यहाँ पर कवि ने बताने की कोशिश की है कि भले ही जो पिंजरा है वो सोने का क्यों ना हो, भले ही आपके पास आप एक स्वर्ण महल में क्यों ना रहते हो, बहुत आलीशान आपका घर क्यों ना हो, बहुत सुंदर आपका घर क्यों ना हो, लेकिन आपको बाहर निकलने का मन करेगा ही, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से मिलने का मन करता है और बाहर निकलकर जो इस प्रकृति का आनंद लेने का मन आपका करता है। तो यहाँ पर यही कवि कहना चाहते हैं कि भले ही पिंजरा सोने का बना हुआ क्यों ना हो, जो हमारे आकाश में उड़ने वाले ये पंख जो हैं वो टूट जाते हैं इन तीलियों से, इन कनक तीलियों से, सोने की बनी हुई इन तीलियों से टकराकर टूट जाते हैं।
आगे की पंक्तियों में कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले। जो कवि है वो पंछियों के माध्यम से पंछियों की व्यथा को बताते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पर अब क्या कह रही है चिड़िया? चिड़िया कह रही कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं। क्लास 6 की जो आपकी कविता थी, अभी आप क्लास 7 में अभी नए नए आए हैं, तो इससे पहले क्लास 6 में आपने अपना फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा होगा पिछले साल, उसमें आपका चैप्टर है वह चिड़िया जो, वो भी आपका चिड़िया से जुड़ा हुआ चैप्टर है। और उसमें आपने पढ़ा है कि वो चिड़िया कितनी ज्यादा साहसी है, कितना साहस उसके अंदर है, कैसे वो बहती हुई नदी के बीचों बीच जाकर जल का एक मोती ले आती है। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर चिड़िया कह रही है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। यानी कि हम तो बहता जल पीने की आदत हमें है, हम नदियों के बीचों बीच जाकर वहां से जल का मोती ले आते हैं, झरनों में जाकर वहां से नल का मोती ले आते हैं, तालाब में जाते हैं, पौंड में जाते हैं। हम बहता जल पीने वाले हैं, हमें ऐसे कटोरी में पानी पीना अच्छा नहीं लगता। यानी कि हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, तो हमें ये कटोरी में रखा हुआ कहीं भली है कटुक निबोरी, अब तो लगता है कि हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो कनक कटोरी की मैदा से, यानी कि इस सोने की कटोरी में रखी हुई जो ये मैदा है, मैदा अर्थात बहुत तरह तरह के पकवान जो है, सुंदर सुंदर तरह के पकवान जो है, मीठे खस्ते, कचौड़ी, समोसे, जलेबी, पिज्जा, बर्गर, मोमोज। आप लोगों के मुंह में भी पानी आ गया ना? लेकिन अगर आप लोगों को कहा जाए कि आपको रोज यही खाने को दिया जाएगा, बस आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, तो आप कितने दिन तक खुश रह पाओगे इस चीज पे? कितने दिन तक आप बोलोगे ठीक है कि हम यही चीजें खाएंगे और हम ना किसी दोस्त से मिलेंगे, ना घर से बाहर जाएंगे, ना कहीं घूमने जाएंगे, ना किसी से मिलेंगे? तो ये संभव है क्या? ये पॉसिबल है कि अगर आपको सिर्फ अच्छा अच्छा खाना दे दिया जाए और आपको घर से बाहर ना निकलने दिया जाए? तो चिड़िया अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहती है, अपने दुख को बताते हुए कहती है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी। कटुक निबोरी अर्थात कड़वा जो नीम का फल है, क्योंकि चिड़िया जंगलों में रहती है, वनों में रहती है, तो हर चीज का एक सीजन होता है। जैसे जंगल में कभी आम लगते हैं पेड़ों पर, कभी कोई और फल लगता है, कभी बेर लगता है, कभी कुछ लगता है, और कभी कभी तो ऐसा उनका सीजन आता है कि उन्हें बेर के फल, जो कटुक नीम के कड़वे फल भी उन्हें खाने पड़ते हैं। लेकिन चिड़िया कहती है कि कहीं भली है वो कटुक निबोरी इस कनक कटोरी की मैदा से। भले ही आपने हमारे लिए इस पिंजरे के अंदर तरह तरह के पकवान रख दिए हों, तरह तरह का अच्छा पानी, साफ सुथरा जल रख दिया हो, लेकिन हमारी स्वतंत्रता के आगे ये सब फीके हैं। यानी कि हमारे लिए ये सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा भी बहुत ही ज्यादा बेकार है। हमारी स्वतंत्रता के सामने इसका कोई मोल नहीं है। इससे अच्छा तो मर जाएंगे भूखे प्यासे, इससे अच्छा तो हम भूख और प्यास से मर ही जाएं, वो ज्यादा सही है। यानी कि हम अपनी आजादी से, स्वतंत्रता से जीते हुए हम भले ही अपनी भूख प्यास से मर जाएं, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हमें ये कैद नहीं चाहिए, हमें पिंजरे के अंदर नहीं रहना है, हमें इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में नहीं रहना है, हमें सोने के पिंजरे में नहीं रहना है। तो चिड़िया बहुत ही मार्मिक तरीके से यहाँ पर अपनी व्यथा को बताती है। यानी कि अब वो कहती है कि हम भूखे मर जाना पसंद करेंगे इस गुलामी के जीवन से। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं
तरु की फुनगी पर के झूले। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर लिखी गई है और कितना सुंदर चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है एक वन का। तो क्या कहने की कोशिश की गई है यहाँ पर, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, जैसे कि ये स्वर्ण की श्रृंखलाएं हैं, एक के बाद देखिए एक के बाद एक श्रृंखला बनी हुई है सोने की। ये पूरा देखिए पिंजरा सोने का, किस तरह से सोने का ये पिंजरा बना हुआ है। तो इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से चिड़िया कहती है कि ये सोने की श्रृंखलाओं के बंधन से तो कहीं अच्छी सोने की बंधन में हम अपनी गति उड़ान सब भूले, यानी कि हम इस सोने के पिंजरे में रहते हुए अपनी गति अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं। क्योंकि अब आपने जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जिस चीज के लिए हमारा जन्म हुआ है, देखिए आपके और मेरे पंख है नहीं है, क्योंकि हम उड़ नहीं सकते। चिड़िया तो उड़ने के लिए ही पैदा हुई है, उसके फर होते हैं, पंख होते हैं, उसको उड़ने के लिए ही बनी हुई है। जैसे फिश है, मछली है, क्या वो उड़ सकती है? क्या वो जल पर जमीन पर रह सकती है? वो तो पानी के लिए ही बनी हुई है, जल ही जीवन है, मछली का जीवन तो जल ही है। अगर जल से बाहर उसको निकाल दिया जाए तो वो मर जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से चिड़िया को पंख दिए हैं तो उसने उड़ने के लिए ही उसको वो पंख दिए गए हैं। तो यहाँ पर चिड़िया कहती है कि आपके इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में आकर तो मैं अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। यानी कि पहले जहाँ बहुत बड़े बड़े दूर तक वो उड़ जाया करते थे, जिसके लिए वो बने हैं वो काम वो किया करते थे, लेकिन अब इस स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, इस सोने के पिंजरे में आकर वे सब कुछ भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस हम केवल स्वप्नों में ही देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, यानी कि जो तरु अर्थात वृक्षों की जो फुनगी है, यानी कि ऊंची ऊंची जो डालियां हैं, उन पर लगे हुए झूले हैं। आपने देखा होगा पक्षी जब खुश होते हैं, चहचहाते हैं, अपने ग्रुप के साथ होते हैं, अपने झुंड के साथ होते हैं, तो एक डाली से दूसरी डाली पर वो फुदकते रहते हैं, कूदते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका से दिखाया गया है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं, चिड़िया कहती है कि अब हम अब वो अपने सपनों में ही वो चीजों को हम देख सकते हैं, केवल स्वप्न में ही हम उन चीजों को देख रहे हैं कि मैं तरु की फुनगी पर, किसी वृक्ष की डाली पर झूला झूल रही हूँ। आगे की बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। क्या कहती हैं इसमें चिड़िया? ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर, चुगते तारक अनार के दाने। अब चिड़िया क्या कहती है? अपने अरमानों को बता रही है, अपने मन की भावों को व्यक्त करते हुए कहती है कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, मेरे मन में तो ऐसे अरमान थे कि मैं उड़ती नीले नभ की सीमा पाने, इस नीले नभ की, इस नीले आकाश की सीमा को पाने के लिए, अर्थात मैं इस आकाश का छोर ढूंढती, इस आकाश की सीमा देखती कि कहाँ है इस आकाश का अंत, इसकी सीमा क्या है, और लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। जिस प्रकार क्या कहती हैं कि अपनी छोटी सी लाल सी प्यारी सी चोंच को खोलकर जिस प्रकार में अनार के दाने चुगते हैं, यानी कि जिस प्रकार सुबह सुबह का जो सूरज होता है बहुत सुंदर लाल लाल किरणों से वो आता है और वो आसमान में बिखरे हुए जो अनार के दाने के समान जो टिमटिमाते हुए तारे हैं उनको वो चुग लेता है, अर्थात अपनी लाल लाल रोशनी में उनको समा लेता है। तो चिड़िया अपने अरमानों को, अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मेरे अरमान तो ऐसे थे, मेरी सोच तो ऐसी थी कि मैं नीले आसमान की सीमा को नापने के लिए, कि सीमा को पाने के लिए मैं उड़ती, और साथ ही जिस प्रकार सूरज जैसी अपनी लाल चोंच से जो तारों को, जो अनार के दाने के समान जो तारे हैं उनको चुग लेती। और लेकिन ये सब अब मात्र एक कल्पना रह गई है। क्यों? क्योंकि हम तो
स्वर्ण श्रृंखलाओं में कैद हैं, हम तो पिंजरे में कैद हैं। तो इस प्रकार चिड़िया कहती है कि हम इस प्रकार से उड़ते ये मेरे शौक थे। अगले पद में क्या कहते हैं, अगली पंक्ति में, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। देखिए कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं, यानी कि इस कविता में पंछी जो है वो कहते हैं कि यदि हम आजाद होते, यानी कि यदि हम स्वतंत्र होते, तो हमारी जो ये जो एक सीमाहीन क्षितिज है, जो आकाश है जिसकी सीमा नहीं है कोई, ये सीमाहीन है, तो ऐसे सीमाहीन क्षितिज से हमारे पंखों की होड़ लगती। हम एक प्रतियोगिता करते, होड़ा होड़ी यानी कि प्रतियोगिता करते, कंपटीशन करते कि तू ज्यादा बड़ा है या मेरे पंख तुझे ज्यादा दूर तक नाप सकते हैं। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो ऐसा होता कि हमारा जो आकाश का जो क्षितिज है, आकाश की जो एक सीमा है, उससे हमारा मिलन हो जाता, यानी कि हम उससे मिल लेते या हम उसको पार कर लेते, या तो हम अपने प्राण त्याग देते उस काम में, क्योंकि काम ही है हमारा उड़ना। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि यदि हम आजाद होते तो सीमाहीन आकाश को पार कर लेते और हमारे पंखों की उड़ान इस आकाश के क्षितिज के साथ होती, यानी कि इसके साथ प्रतिस्पर्धा होती, इसके साथ कंपटीशन होता। और इस प्रतिस्पर्धा में दो ही चीजें होती, या तो हम इस आकाश के क्षितिज को पा लेते, इस आकाश के अंत को पा लेते, या तो इस काम में हम अपने प्राण त्याग देते। आगे बहुत ही प्यारी पंक्तियां देखिए। अगली पंक्ति को अगर आपने समझ लिया तो समझो आपने पूरी कविता को समझ लिया। वैसे तो हम इस कविता का भावार्थ भी लिखेंगे, लेकिन एक बार जब आप समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ में आती हैं। पढ़ के हम केवल नोट डाउन करके छोड़ देते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब यहाँ पर जो पंछी है वो अपना दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं, अपना दुख जताते हुए कहते हैं, किससे? हम मनुष्यों से, हम इंसानों से कह रहे हैं, नीड़ न दो चाहे टहनी का। क्यों कह रहे हैं नीड़? यानी कि पक्षी कहाँ रहते हैं? पक्षियों के लिए हम कोई बिल्डिंग नहीं बनाते, पक्षियों के लिए हम कोई घर नहीं बनाते, पक्षी अपना घर स्वयं बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? पेड़ की डालियों पर, पत्तियों के बीच में, झाड़ियों में। लेकिन आज हम मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे वृक्ष काट दिए हैं, बहुत जंगल काट दिए हैं, और दूसरा हम इतने ज्यादा अपने लिए, इतने ज्यादा हम स्वार्थी हो गए हैं। हमने अपने सुख संसाधन जैसे कि हमारे मोबाइल फोन्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं, या और भी सैटेलाइट से जुड़े हुए जो हमारी चीजें हैं, इससे क्या होता है? इससे कि बहुत हानिकारक रेज निकलती है, बहुत हानिकारक रेज निकलते हैं, जिससे कि पक्षी जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें कष्ट होता है, दुख होता है। तो अब जब हम इतनी बुरी तरह से चिड़ियों के पीछे पड़े हुए हैं उनको परेशान करने में, दूसरा कि हमारी आबादी इतनी ज्यादा हो गई है, हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हम लगातार वनों को काटते जा रहे हैं। हम अपनी जनसंख्या, अपनी आबादी को बढ़ाते जा रहे हैं, अपने पेड़, अपने घरों के लिए, अपने घर बनाने के लिए हम जमीन को खाली कर रहे हैं, अपने घरों में साज सज्जा के सामान के लिए हम वृक्षों को लगातार काटे जा रहे हैं। तो बहुत दुख की
की बात अब चिड़िया के लिए हो गई, अपने मन की व्यथा को, अपने दुख को व्यक्त करते हुए वो हमसे कह रही है, नीड़ न दो चाहे टहनी की, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। भले ही आप हमें आपने पेड़ हमारे काट दिए हैं, हमारा आश्रय छीन लिया है हमसे, हमारी टहनी छीन ली है, और भले ही अब हमारा आश्रय आप छिन्न भिन्न कर लो, यानी कि कर लो, जो आपको करना है कर लो। अगली बहुत ही मार्मिक पंक्ति है, लेकिन पंख दिए हैं तो। अगली पंक्ति में चिड़िया कहती है कि आपने सब कुछ हमसे छीन लिया है, हमें हमारा आश्रय हमसे छीन लिया है, हमारे वन हमसे छीन लिए हैं, हमारे वृक्ष हमसे छीन लिए हैं, हमारे फूल फल के जो वृक्ष है, हमारा भोजन करने का जो साधन है, हमारी नदियां जो है वो सब हमसे छीन लिए, हमारे तालाब हमसे छीन लिए हैं। तो हम भले ही आपने नीड़ न दो चाहे टहनी की, भले ही कुछ न दो हमें, हमारे आश्रय भी छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तू। ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, तो ऐसे पंख जो उड़ने के लिए पंख ईश्वर ने हमें दिए हैं, उनकी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी कि अब आप लास्ट में आपने जंगल में रहने का जो हमारा साधन था वो सब तो हमसे छीन लिया है, प्रकृति का दिया हुआ जो साधन हमें था वो सब तो आपने हमसे छीन लिया है, लेकिन एक उड़ान जो हमारी अपनी है, अब आप हमें कैद करके हमसे वो भी मत छीनो। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी पंक्तियों से कवि कहते हैं कि चिड़िया के लिए कहते हैं कि वो कहती है कि हमें पंख दिए हैं जिस काम के लिए, जो हमारा नैसर्गिक अधिकार है, जो प्रकृति ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार में तुम बाधा मत बनो, उस अधिकार को हमसे ना छीनो। सब कुछ तुमने हमारा छीन लिया है, लेकिन ये उड़ने का अधिकार हमसे मत छीनो, हमें कैद मत करो। तो इस तरह से हमारी ये जो कविता है ये कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार हम इस कविता को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये कविता ही है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त अर्थात खुले आसमान के, आजादी का महत्व, स्वतंत्रता का महत्व इस कविता में बताया है। और इस कविता में शिव मंगल सुमन जी ने पंछियों के माध्यम से हमें आजादी और उसके मूल्य का अर्थ बता रखा है। और यहाँ पर सोने के पिंजरे और सोने की टोकरी में रखी मैदा खाने से, यानी कि अच्छे अच्छे संसाधनों से युक्त होने से केवल जीवन में मनुष्य सफल नहीं होता। जो पराधीन व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों के अधीन व्यक्ति होते हैं, वो केवल सपने देख सकते हैं, यानी कि उन सपनों पर वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरों के अधीन होते हैं। उनका सारा जो जीवन है वो दूसरे चला रहे होते हैं। तो इस कविता के प्रारंभ में ही पंछी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरने की कामना कर रहे हैं, यानी कि वो कहते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उनके जो पुलकित खुशी से भरे हुए, जोश से भरे हुए जो पंख हैं वो इस सोने के पिंजरे में आकर टूट रहे हैं। तो उनको यहाँ पर, क्योंकि वो तो उन्मुक्त खुले आसमान में विचरण करने वाले हैं, वो नदियों का, झरनों का पानी पीने वाले हैं, वो भले ही भूखे प्यासे मर जाना चाहते हैं, भले ही भूखे प्यासा मरना वो पसंद करेंगे, भले ही वो कड़वी निबोरी खाना पसंद करेंगे, लेकिन वो इस स्वर्ण श्रृंखला में, इस सोने के पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते। और आगे कहते हैं वो इस स्वर्ण श्रृंखला में आकर अपनी गति, अपनी उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं, यानी कि प्रकृति द्वारा उन्हें जो अधिकार दिया है वो भूल चुके हैं। अब वो सिर्फ अपने सपनों में पेड़ों की डालियों पर झूमते हैं और अपने अरमानों के बारे में बताते हैं। पक्के मेरे अरमान कि मैं खुले आसमान में घूमूं, आकाश की सीमा को नापूं, और सूरज जैसी जो मेरी लाल चोंच है उससे आसमान में अनार के दानों के समान ये जो तारे बिखरे हैं इनको एक एक करके चुग लूं, और अपने पंख फैलाकर अंतहीन आकाश को नाप लूं, इस अंतहीन आकाश को मैं छू लूं और उनकी आकाश में
वो कहते हैं कि सब कुछ आपने हमारा छीन लिया है, सब कुछ आपने हमसे छीन लिया है, लेकिन जो हमारी ये आकुल उड़ान है, जो प्रकृति के द्वारा दी गई हमारी जो उड़ान है, उसमें आप विघ्न मत डालो। तो 2 बार हमने कविता को यहाँ पर पढ़ लिया है और इसको रिवाइज भी कर लिया है। तो आप इस कविता को घर पर जरूर रिवाइज करें, घर पर एक बार जरूर पढ़ें। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपकी ही अब पाठ्य पुस्तिका से, जो ये कविता है, इस कविता से ही लिए गए हैं। कविता के केवल 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, 3 प्रश्न केवल कविता से दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में पक्षी बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो भावार्थ आपने समझ लिया है, वैसे तो भावार्थ भी आप लोगों ने कॉपी में करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम इस भावार्थ को ही अपनी कॉपी में लिखेंगे और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम यहाँ पर पहुंचे हैं प्रश्नोत्तर में, तो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, एक बार इन प्रश्नों के उत्तरों को समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। क्योंकि देखिए, जो पक्षी है वो आकाश में उड़ने के लिए बने हुए हैं। उनका जो काम है वो उनका काम है आकाश में उड़ना, स्वतंत्रता, स्वतंत्र रहने का उनका एक वो जीवन में हमेशा स्वतंत्र ही रहे हैं, स्वतंत्र रहने के लिए ही वो बने हैं। तो वो हर तरह की सुविधाएं पाकर, यानी कि चाहे उनको फिर स्वर्ण कटोरी में बहुत अच्छे अच्छे पकवान, चाहे उनको जल क्यों ना दे दो, वो पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पक्षी उन्मुक्त होकर रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। यानी कि पक्षी खुश रहकर, उन्मुक्त रहकर, आजाद रहकर, स्वतंत्र रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पक्षी स्वतंत्र होकर अपने आसमान को छूने की, आसमान के अंत को पाने की जो उनकी इच्छा है उसको वो पूरी करना चाहते हैं। अगला है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी का आपने भाव स्पष्ट करना है। तो जितना भी समझ में आ रहा है, आज का तो आपका होमवर्क केवल यही है कि आप इस कविता को अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, आप अपनी जो कॉपी है हिंदी की उसमें आप लिखेंगे और इस तरह सुंदर सा एक पिंजरा बनाएंगे और वहां पर एक छोटी सी चिड़िया आप बनाएंगे। ठीक है, उड़ती हुई चिड़िया, पिंजरे को खोलकर उड़ती हुई चिड़िया का आप चित्र बनाएंगे कविता के साथ। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम भावार्थ को लिखेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों, आज हमने अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 1 पाठ 1 यहाँ पर पढ़ लिया है, भावार्थ भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको कविता पसंद आई होगी, भावार्थ समझ में आया होगा। तो जो होमवर्क दिया गया है, यानी कि कविता को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे, साथ ही साथ बहुत सुंदर सा एक चित्र भी यहाँ पर बनाएंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ और साथ ही भावार्थ भी हम इस पाठ का अपनी कॉपी में लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।